गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स की आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक बहुत ही फ्रेश टॉपिक, काइनेमेटिक्स यानी गतिकी को। ये इसकी अब मैं बात करूं, यदि मैं इसका इंट्रोडक्शन दूं कि ये गतिकी होती क्या है वास्तव में, तो ध्यान से सुनिएगा। ये फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप किसी गतिशील वस्तु की स्थिति यानी फिलहाल कहाँ है, थोड़ी देर बाद किस पोजीशन पर होगा, कौन सी स्थिति पर होगा, और गति का अध्ययन किया जाता है। क्या डेफिनेशन बोली मैंने, दोबारा समझिए। मैंने कहा कि ये फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप किसी गतिशील वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का अध्ययन करते हैं। उसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स। मतलब इस वर्ड का जो अर्थ है वो यही है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स। तो डेफिनेशन क्लियर समझ में आ गई। वस्तु की गति और स्थिति का अपन अध्ययन करेंगे। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, वो गति क्यों हो रही है, इसका अध्ययन अपन यहां नहीं करेंगे, ये अपन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। गति के कारणों का अध्ययन नहीं होगा इस चैप्टर में, सिर्फ गति का और स्थिति का अध्ययन होगा। वो क्यों हो रही है, कौन सी परिस्थितियों की वजह से हो रही है, ये सब पढ़ा जाएगा अगले चैप्टर में, जब बाबा न्यूटन आएंगे। वैसे तो बाबा न्यूटन हर जगह आ जाते हैं, इस चैप्टर में भी आएंगे, है ना। तो उनको उनको तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो पीछे ही रहते हैं, है ना। तो उनकी तो कोई कहानी नहीं है, वो तो हर जगह है। तो बाबा न्यूटन का जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला, न्यूटन की गति के नियम, उसमें अपन गति के कारणों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन सिर्फ स्थिति और गति का अध्ययन करेंगे। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट चलते रहते हैं तो बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। अच्छा, वो निकाल लो। क्या? पेन और साथ में कॉपी लिखना है ना। नोट्स तो बनानी है बच्चों। मैं यहाँ लिखता रहूंगा, आप बैठे रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कॉपी पेन निकालिए, मेरे साथ साथ लिखिए, सबका साथ, है ना। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिए आप, पॉइंट टू पॉइंट। और अपन फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इसका डेफिनेशन बताई। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आगे मैं जब मैं बताऊंगा, इसकी गति के प्रकारों को लिखाऊंगा, लेकिन फिर भी चलिए सुन लीजिए कि ये कहता है गति के कितने प्रकार होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला, तो गतियों के जो प्रकार है वो विमा के आधार पर। विमा मतलब होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विमा का मतलब होता है यहाँ कितने डायमेंशन यानी कितने कोऑर्डिनेट कवर हो रहे हैं। इस आधार पर, विमा के आधार पर जो है वो तीन प्रकार की गति होती है। कौन सी? एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। मतलब क्या हुआ इसका? यदि किसी वस्तु की गति के दौरान तीनों निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक बदले, कोई सा भी, एक्स बदल सकता है, वाई बदल सकता है, जेड बदल सकता है, किसी वस्तु की गति के दौरान यदि केवल एक निर्देशांक बदले तो ऐसी गति को अपन कहेंगे एक विमीय गति या वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, है शॉर्ट में वन डी मोशन बोल रहा हूं। यदि दो कोऑर्डिनेट बदलते हैं तो द्विविमीय गति या टू डी मोशन, और यदि तीनों कोऑर्डिनेट बदलते हैं तो त्रिविमीय गति या थ्री डी मोशन। ये तीन प्रकार की है। एक जो है वो आपको दिया जा सकता है, जैसे अपन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, जो वस्तु गति कर रही है उसके नेचर के आधार पे। तो उसके नेचर के आधार पे जो गति है वो तीन प्रकार की हो सकती है। कौन सी? पहली तो होती है स्थानांतरित, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, आपका जो वस्तु है, जो कण है, वो एक स्थान से चलेगा दूसरे स्थान तक जाएगा, स्थानांतरित होगा। समझ में मेरी बात? इसे कहते हैं स्थानांतरीय गति। ये तो हुआ अपना पहला आपका जो वस्तु है, उस, या जो आपका कण है जो गति कर रहा है, उसकी प्रकृति के आधार पर गति के प्रकार बता रहा हूं। एक तो मैंने विमा के आधार पर तो बताया, कौन सा? एक विमीय, द्विमीय और त्रिविमीय।
जो अगली कैटेगरी है कि वो है वस्तु, गतिशील वस्तु की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें पहला प्रकार मैंने आपको बताया कि स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। एक वस्तु से मतलब एक जगह से आपकी वस्तु चली है और दूसरी जगह तक गई है, उसका स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ उसका, है ना। इसे कहते हैं अपन ट्रांसलेटरी मोशन या स्थानांतरीय गति। दूसरा हो सकता है घूर्णन गति, मतलब वो गति कर रही है लेकिन अपने बिंदु को नहीं छोड़ रही, अपने बिंदु के आसपास जो है वो घूम रही है, चल नहीं रही। चलने का तो स्थानांतरीय गति, और घूमने का जो दूसरा पार्ट है वो घूर्णन गति। और तीसरा पार्ट होता है दोलन या कंपन गति, ना तो चल रही है ना घूम रही है। कैसे? जैसे पेंडुलम देखा है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये तो ना तो घूम रहा है और ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहा है, ये एक बिंदु के इर्द गिर्द जो है वो क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है ना। ये जैसे पेंडुलम घड़ी वाला करता है, ऐसे ऐसे। क्लियर है? ये दोलन गति है, या इसको आप कह दो कंपन गति है। समझ में आ रही बात? तो नेचर के आधार पर कितने प्रकार हो गए? तीन। कौन कौन सा? स्थानांतरीय, घूर्णन और दोलन या कंपन। स्थानांतरीय में चल के जाएगा, घूर्णन वाले में घूमेगा, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो है कंपन या दोलन, उसमें एक बिंदु के इर्द गिर्द जो है वो दोलन करेगा। फिलहाल इसमें डिटेल में जाना नहीं है, ये चैप्टर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां समझ जाओगे एकदम क्लियर कि ये क्या होता है। फिलहाल ये पार्ट अपने हो गए, इनको मैं थोड़ा सा जब भी शुरू करूंगा तो अपन बात कर लेंगे इनकी, और उसके बाद चलेंगे हम इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। क्या क्या चीज सीखनी है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, भैया न्यूमेरिकल भी तो करने हैं, डरो मत न्यूमेरिकल से। अच्छा, ये फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है। अरे भाई, कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। आप दोनों चीजों को अलग अलग मानते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये मिशन आपको ये दिक्कत आती है। एक ही चीज मानी, वही न्यूमेरिकल है, वही कॉन्सेप्ट है। यदि कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा, है ना बच्चों? चलो, तो डरने की बात नहीं है, न्यूमेरिकल भी बहुत इजी वे में होते हैं, और काइनेमेटिक्स के तो बहुत ही इजी वे में होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं, फिर जब आएंगे तब करेंगे न्यूमेरिकल्स को भी अपन। ये बोर्ड साफ, टॉपिक लगाते हैं काइनेमेटिक्स, गतिकी, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की स्थिति एवं गतिकी का अध्ययन किया जाता है। लो भैया, आ जाओ लाइन पर। अपना चैप्टर है बच्चों कौन सा? काइनेमेटिक्स। पेन पतला कैसे हो गया? मोटा करो इसको, ये काफी। ये पढ़ रहे हैं अपन। अच्छा, इसमें चैप्टर में आपको एक इंट्रोडक्शन भी शायद दिया हुआ होगा कि देखो, मेन शाखा है मैकेनिक्स, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें दो चीजें डिस्कस की जाती हैं, एक तो स्टैटिक्स
मतलब स्थिति की, अरे मैकेनिक्स को भैया यांत्रिकी कहते हैं, और एक डायनेमिक्स यानी कि गति की। देखो बच्चों, मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें कोई वस्तु है या बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह है, उनके स्थिति की, मतलब वो स्थिर हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन करेंगी, और गति कर रही हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन करेगी, तो उसको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इसमें दो पार्टें डिस्कस होती हैं, एक तो सिर्फ गति और एक उसके कारण, है ना। सिर्फ शुद्ध गति का अध्ययन करना, बिना कारणों के अध्ययन करना जो है वो कहलाता है काइनेमेटिक्स, जो इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना है अपने को, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता दिया, कोई विशेष काम की बात नहीं है, ये सिर्फ कहानी है। क्लियर है? तो चैप्टर शुरुआत में आ जाते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं अपन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है लगाते हैं इसमें। फिजिक्स की वह शाखा या ब्रांच जिसमें किसी गतिशील वस्तु की स्थिति, स्थिति का मतलब है पोजीशन, स्थिति तथा गति यानी मोशन का अध्ययन किया जाता है। क्या है भाई, ये क्या डेफिनेशन हुई? फिजिक्स की वह शाखा जिसमें किसी गतिशील वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। A branch of physics in which we study about the position and motion of a moving particle। ठीक है, मूविंग पार्टिकल के पोजीशन एंड मोशन का जो स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है काइनेमैटिक्स। क्लियर है ये कहानी? चलिए अब अपने को बात करनी है, अब सारी बात हो गई। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं गति और विराम की स्थितियों को। देखो क्या है, पॉइंट ध्यान से समझना। विराम एवं गति का कॉन्सेप्ट, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? विराम एवं गति का जिस संकल्प में गति की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ध्यान से धीरे धीरे इस टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना, आपकी कहानी जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी गति से संबंधित। देखो भाई क्या कहानी। विराम का मतलब होता है रेस्ट, मतलब यदि किसी
कण की, यदि किसी कण की पोजीशन समय के साथ चेंज ना हो, और दूसरा पार्ट आता है यदि किसी की पोजीशन समय के साथ चेंज हो। क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। यदि कोई वस्तु है जिसकी अब जितनी पोजीशन है 1 घंटे बाद उतनी पोजीशन उसी जगह पे वो रखा रहेगा। पोजीशन का मतलब उसकी स्थिति क्या है। मान लीजिए इस समय कोई बस किसी डिपो पर खड़ी है, यदि 1 घंटे बाद भी वो वहीं खड़ी रहे तो हम कहेंगे कि उसमें गति हो ही नहीं रही। यदि पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तो हम कहेंगे कि आपकी वस्तु विराम है, रेस्ट है, चल नहीं रही है। और यदि उसकी पोजीशन में चेंज हो तो हम कहेंगे कि वो गति कर रही है, मोशन कर रही है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इजी सी बात थी, हमें पहले से पता थी। एक चीज आपको नहीं पता थी, वो अब बताऊंगा। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले तो हम कहेंगे कि वो गति कर रही है वो वस्तु, और यदि किसी की स्थिति समय के साथ नहीं बदले तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गति नहीं कर रही है, विराम अवस्था में या रेस्ट में। बात समझ में। अब दिक्कत ये है कि इसका निर्धारण, नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विराम एवं गति का निर्धारण विराम एवं गति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है निरपेक्ष रूप से और दूसरा है सापेक्ष रूप से। ये मान लो, ये जो निरपेक्ष और सापेक्ष दो शब्द है ना, धरती का बीच यही है इस चैप्टर में। ये समझ में आ जाएगी तो कहानी सारी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या मतलब, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि यदि किसी वस्तु की पोजीशन चेंज होती है तब तो हम कहेंगे कि वो गति कर रही है, और यदि पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गति नहीं कर रही। समझ में आई क्या इतनी बात है। अब इसका निर्धारण कैसे होगा कि कोई वस्तु खड़ी है या चल रही है, इसका कैसे निर्धारण होगा। इसका निर्धारण हम दो तरीके से करेंगे। कौन से तरीके से। पहला तो निरपेक्ष और दूसरा है सापेक्ष। देखो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। पहले निरपेक्ष की बात करते हैं। यदि वस्तु किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष हो, यदि वस्तु किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष स्थिर हो जो खुद ब्रह्मांड में बिल्कुल नहीं चल रहा हो, बिल्कुल ऐसा बिंदु हो जो बिल्कुल हिल नहीं रहा हो। ब्रह्मांड में एक ऐसा बिंदु, यदि उसके सापेक्ष कोई वस्तु खड़ी है तो हम कहेंगे कि वो हमेशा निरपेक्ष रूप से जो है वो विराम में है या निरपेक्ष रूप से गति कर रही है। ऊपर से गई बात, चलो जानी थी। मैंने कहा ना धरती का बीज ये दोनों शब्द हैं, हर जगह घुस के आएंगे ये। सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, कहानी समझ लो। 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे। तो अभी की बात तो आपके ऊपर से गई, चलो देखो दोबारा देखते हैं। पहले सापेक्ष देखो, फिर निरपेक्ष पे जाएंगे। मान लो कि एक बस है, इस बस में 2 यात्री बैठे,
और बस चल रही। इस यात्री का नाम है 1, इस यात्री का नाम है 2, है ना? राकेश, महेश, मंजू, सुरेश। देखो बच्चों, एक तीसरा आदमी जो सड़क के किनारे यहाँ खड़ा है, ये अपनी सड़क है और ये बस जा रही है, और वो तीसरा आदमी सड़क के किनारे यहाँ खड़ा है। पहले आदमी से पूछा गया कि क्या दूसरे वाला स्थिर है, तो वो जवाब देगा कि हाँ, सेकंड जो है वो स्थिर है। फिर दूसरे आदमी से हमने पूछा क्या पहले वाला आदमी स्थिर है, तो वो कहेगा कि बिल्कुल पहले वाला आदमी स्थिर है। क्यों? क्योंकि उसको जब भी वो देख रहा है, एक जगह वो बैठे हुए हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने, जहां भी बैठे हुए हैं, बस में बैठे हैं कहीं, पहले वाले आदमी के सापेक्ष जब वो देखेगा तो दूसरा आदमी हमेशा स्थिर है ना? और दूसरे आदमी के सापेक्ष जब वो देखेगा तो वो पहले वाला आदमी स्थिर है। लेकिन जब इस तीसरे वाले से पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं भाई साहब, पहला एंड दूसरा दोनों चल रहे हैं, दोनों गतिशील हैं, स्थिर कोई नहीं है। बात समझ में आ रही है? पहली बात तो देखो कि आपको स्थिति और गति के निर्धारण के लिए एक सापेक्ष बिंदु चाहिए। जब भी स्थिति और गति की इस चैप्टर में बात होगी तो ये ध्यान रखना, सापेक्ष बिंदु की बात करनी पड़ेगी कि वो कौन, किसके सापेक्ष स्थिति और गति का निर्धारण किया गया है। यदि पहले के सापेक्ष दूसरे की गति का निर्धारण किया जाए तो दूसरा आदमी स्थिर है। यदि दूसरे के सापेक्ष पहले की गति का निर्धारण किया जाए तो पहला आदमी स्थिर है। दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं, ये तो यहीं बैठा हुआ, चल ही नहीं रहा। और यदि तीसरे से पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि ये दोनों ही चल रहे हैं और मैं खड़ा हूं, है ना? यदि इस तीसरे से पूछा जाएगा तो ये कहेगा कि, स्टेटमेंट देगा कि भाई मैं तो खड़ा हूं, मैं तो स्थिर हूं, और वो दोनों जा रहे हैं इस साइड में। और उन दोनों से पूछा जाएगा तो कहेंगे हम दोनों तो स्थिर है, और ये तीसरा आदमी जा रहा है पीछे की साइड में, इनको पीछे की साइड जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रही है कहानी? तो सीधी सीधी बात है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति कर रही है, इस बात का निर्धारण करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सापेक्ष बिंदु चाहिए। सामने वाले को बताना पड़ेगा कि वो किसके सापेक्ष कैलकुलेट करवाना चाहता है। बिना सापेक्ष बिंदु के आप किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण नहीं कर सकते। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं। ये अपना, ये क्या है बताओ, देख सही से बनाओ, चलो सही से बना देते हैं। ये लो बन गया। क्या है ये? यदि आप ये कह रहे हैं ना कि ये बल है या रिंग है तो गलत है। आप कह रहे हैं गोला है तो भी गलत है। ये है भैया अपनी पृथ्वी। अब ध्यान से सुनो। एक आदमी पृथ्वी पर अपने घर में, अपने कमरे में बैठा हुआ, ठीक है? अब कोई बस का झमेला नहीं है, कोई बस नहीं चल रही। यदि किसी दूसरे व्यक्ति से जो इसको देख पा रहा है उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि ये तो स्थिर है। अब ये जो स्थिर शब्द नाम आया ना, ये सापेक्ष कैलकुलेट किया, किसके सापेक्ष? पहले वाले आदमी के सापेक्ष कैलकुलेट किया हुआ। लेकिन मान लो कि यहाँ जो अपना चंदा मामा है, ये भाई साहब ये इस पे चक्कर लगा रहा है, ये अपना, ये चंदा है, इस पर कोई आदमी खड़ा है, उसको यदि पूछा जाए तो वो कहेगा कि नहीं साहब, ये जो आदमी जिसको आप स्थिर कह रहे हो ना, स्थिर नहीं है, ये तो घूम रहा है, अपने सर्कल में भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है। समझ में आ रही बात? तो भैया विराम है कि वस्तु स्थिर है कि वस्तु गति कर रही है, इस बात का निर्धारण करने के लिए क्या चाहिए अपने को?
सापेक्ष बिंदु चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर फिलहाल आप अपने मोबाइल के सामने बैठकर अपनी क्लास को देख रहे हैं, आप स्थिर हैं। ठीक है, किसके सापेक्ष स्थिर हैं आप पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं। ज्यादातर जो है वो अपन किसके सापेक्ष गति का निर्धारण करेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष गति का निर्धारण करेंगे, है ना। स्थिति और गति का निर्धारण ज्यादातर हम किसके सापेक्ष करेंगे, पृथ्वी के सापेक्ष करेंगे। तो आप पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं। चांद से यदि कोई आपको देखे तो वो कहेगा कि नहीं आप तो घूम रहे, है ना। तो सापेक्ष बिंदु की जरूरत पड़ेगी। हमेशा हम क्या किस बात को करेंगे, हमेशा हम ये कहेंगे कि गति है तो बताओ स्थिर है कि विराम है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, सापेक्ष बिंदु चाहिए। बिना सापेक्ष बिंदु के आपका काम नहीं होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं उसकी निरपेक्ष गति की। निरपेक्ष रूप से स्थिर ऐसी वस्तु को अपन कहेंगे जो ब्रह्मांड में एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष स्थिर हो जो खुद स्थिर हो। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष, यदि किसी वस्तु की गति, यदि किसी वस्तु की गति को ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखा जाए जो कि ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से स्थिर हो। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो स्थिर हो। उदाहरण के तौर पे आप बस में बैठे हैं, बस चल रही है, बस पृथ्वी पर है, वो पृथ्वी घूम रही है ना। पृथ्वी जिस सौरमंडल में है उस सौरमंडल का भी अपना मूवमेंट है। जिस आकाश गंगा में है उस आकाश गंगा की अपना मूवमेंट है। इस तरह से ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो पूर्णतः स्थिर हो। यानी कि निरपेक्ष गति की कोई अवधारणा यहाँ बनती नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ अपन ने सापेक्ष गति को समझने के लिए उपयोग किया गया है। निरपेक्ष गति की कोई अवधारणा यहाँ नहीं बनेगी। अब सीधी सीधी कहानी है, ध्यान से देखो कि भैया आपको निरपेक्ष गति मिल नहीं रही क्योंकि उसके लिए आपको एक ऐसा बिंदु चाहिए जो ब्रह्मांड में स्थिर हो। ब्रह्मांड में कोई बिंदु स्थिर है नहीं, इसलिए निरपेक्ष परिभाषित नहीं होगी। तो कौन परिभाषित होगी, सिर्फ सापेक्ष गति परिभाषित होगी। कौन सी होगी, सिर्फ सापेक्ष गति परिभाषित होगी। लेकिन 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 है ना, शुद्ध रूप से तो ये गति परिभाषित होगी। आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि भाई साहब बताओ, आप ये कह रहे हैं कि आप स्थिर है या गतिशील हैं, ये जो भी है वो आपने किसके सापेक्ष कैलकुलेट किया है, पहले वो सापेक्ष बिंदु बताओ, बाकी की बात बाद में होगी। गति जब भी आएगी किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष ही आएगी। लेकिन अब ये निरपेक्ष क्यों माना गया है, अमूमन हम पृथ्वी के सापेक्ष गतियों को कैलकुलेट करेंगे और पृथ्वी को हम स्थिर मानेंगे। वो चल रही होगी ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह से देखने पर चल रही होगी, अपने लिए नहीं चल रही। समझ मेरी बात, हम पृथ्वी को क्या मानेंगे, स्थिर मानेंगे, और यदि पृथ्वी के सापेक्ष अपन कैलकुलेट करें तो उसको निरपेक्ष बोल देंगे। शुद्ध निरपेक्ष तो संभव ही नहीं है ना। अब वो कहेंगे पृथ्वी तो घूम रही है, अरे घूम रही होगी, किसी और के लिए घूम रही होगी, अपने लिए तो स्थिर है। बात समझ में आ रही है। अब कहते हैं कि जैसे यहाँ सूरज है तो अपन कहते हैं कि देखो सूरज पूर्व में उगा और पश्चिम में आ गया, और भाई सूरज पूर्व में उग के पश्चिम में थोड़ी आया, वो तो पृथ्वी घूमी है। लेकिन अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने निर्धारण पृथ्वी के सापेक्ष किया है, इसलिए हम पृथ्वी को स्थिर मानेंगे। इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष जो है, पृथ्वी के सापेक्ष जो गतियां कैलकुलेट की जाती है वो हम निरपेक्ष की तरह ही देखते हैं। हालांकि निरपेक्ष नहीं है, किसके सापेक्ष कैलकुलेट की गई है, पृथ्वी के सापेक्ष कैलकुलेट की गई है, और पृथ्वी खुद स्थिर नहीं है।
इसलिए वो निरपेक्ष तो नहीं है। लेकिन हम कह देंगे कि भाई हम तो पृथ्वी को स्थिर मानेंगे, तो ज्यादातर कैलकुलेशन हम पृथ्वी के सापेक्ष ही करेंगे, इसलिए उसको अपन निरपेक्ष जैसा नाम दे देते हैं। किताबों में इस बात को मेंशन किया हुआ होता है। बात समझ में आई? गति कितनी गति जो है वो विराम और गति विराम और गति कैसे निर्धारित की जाती है? या तो निरपेक्ष रूप से या सापेक्ष रूप से। सापेक्ष रूप का मतलब है कि आपकी वस्तु स्थिर है या गति है कर रही है, इस बात का निर्धारण किस बिंदु के सापेक्ष किया गया, ये तो सापेक्ष हो गई। और यदि इस बात का निर्धारण एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष किया गया जो ब्रह्मांड में स्थिर हो, उसको अपन निरपेक्ष रूप से स्थिर या गतिशील कहेंगे। अब कहानी यह है कि निरपेक्ष तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं। ठीक है, तो चलो, ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर गतियां अपनी पृथ्वी के सापेक्ष कैलकुलेट करेंगे, और ऐसी स्थिति में हम ये कह देंगे कि भाई ये अपनी निरपेक्ष है, क्योंकि हमने पृथ्वी को स्थिर मान लिया। चल रही होगी, किसी और के लिए चल रही होगी। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, यहाँ सिर्फ कहानी चल रही है, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा, टेंशन मत लो रे तुम लोग। गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। क्या है कहानी गति के प्रकारों की? गति के प्रकार कैसे भी निर्धारित कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो बेसिकली जो दो गति के प्रकारों का निर्धारण यहां दिया हुआ है उसको अपन पढ़ते हैं। क्या है? पहला तो है विमीय आधार पर, विमीय आधार पर, और दूसरा है गतिशील कण की या गति की प्रकृति के आधार पर, कण की गति की प्रकृति के आधार पर। बस हो गई बात खत्म। विमीय आधार पर तीन प्रकार से ये होता है। पहला देखो क्या है, पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होता है? यदि वस्तु की कण की गति के दौरान या किसी कण की गति के दौरान निर्देश तंत्र के केवल एक निर्देश तंत्र के केवल एक कोऑर्डिनेट में एक निर्देशांक में परिवर्तन होता हो, तो ऐसी गति को अपन कहते हैं एक विमीय गति, या वन डायमेंशनल मोशन, या वन डी मोशन। वन डी मोशन क्या डेफिनेशन हो गई इसकी? यदि किसी कण की गति में निर्देश तंत्र के केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन हो, ऐसी गति को एक विमीय गति या वन डी मोशन कहते हैं। देखो आगे बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो, मान लो ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है। कोई आदमी शुरुआत में यहाँ खड़ा है एक्स बराबर 1 पर, और ये चलने लग गया और यहाँ तक पहुँच गया, और ये जो पोजीशन है वो एक्स बराबर 10 है। और देखो वाई में तो चेंज तब होगा ना जब ये ऊपर जाएगा, वाई में तो चेंज तब होगा जब ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर जा नहीं रहा, इसका मतलब वाई में चेंज हो नहीं रहा, तो केवल किस में चेंज हो रहा है? केवल एक्स में चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये तो एक विमीय गति है ना। अब देखो एक विमीय गति सीधी रेखा में हो रही है, इसलिए एक विमीय गति को सरल रेखीय गति भी कहते हैं। इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट, एक विमीय को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति भी कहते हैं, सरल रेखीय गति भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब पॉइंट अगला आते हैं। दूसरा पार्ट, द्विविमीय गति।
यानी टू डायमेंशनल मोशन यानी टू डी मोशन, सीधी सीधी अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं। क्या डेफिनेशन बनेगी? यदि किसी वस्तु की गति के दौरान, यदि किसी वस्तु की गति के दौरान निर्देश तंत्र के दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो तो द्विविमीय गति कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। तो दो निर्देशांक में चेंज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखो, वही वाला बालक है, सीधा सीधा जा रहा था, अचानक उसके सामने एक पुल आ गया, ब्रिज आ गया। अब ये यहाँ से शुरुआत करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो देखो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। फिर यहाँ तक देखो एक्स में इतना आ गया, वाई में इतना आ गया, फिर एक्स में इतना आ गया, वाई में इतना आ गया, फिर एक्स में इतना आ गया, वाई में इतना आ गया, है ना? तो देखो ये एक्स में भी चेंज कर रहा है और वाई में भी चेंज कर रहा है, तो ये होगी द्विविमीय गति। क्लियर है? अच्छा, द्विविमीय गति को देखो कि ये एक लाइन में नहीं हो रही, तल में हो रही है, इसलिए इसको समतलीय गति भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? तल में गति है, समतलीय गति भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट, त्रिविमीय गति यानी कि 3D मोशन। तो बच्चों 3D मोशन क्या चीज है? यदि वस्तु की गति के दौरान निर्देश तंत्र के तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता हो तो हम कहेंगे कि ये त्रिविमीय गति है। समझ में आ रही है बात? तो उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो मान लीजिए कि गैस के कण की गति मान लेते हैं। तो ये कोई डब्बा है मान लो, इसमें कोई गैस का कण है। अब आगे देखो गैस के कण की कहानी है। अब गैस का कण तो किधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर ऊपर नीचे बाएं दाएं साइड में किधर भी जा सकता है। तो ये त्रिविमीय गति हो गई। या उड़ने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी मक्खी मच्छर हैं, उन सब की गति जो है वो त्रिविमीय गति है, क्योंकि वो तीनों डायमेंशन में जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में अपना मोशन कर सकते हैं। तो वो बात हो गई, समझ में इतनी कहानी। चलो, तो एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति ये समझ में आई है। यदि गति के दौरान केवल एक एक्स बदले तो एक विमीय गति, जिसको सरल रेखीय गति भी कहते हैं। दूसरा है द्विविमीय गति, जिसमें आप वस्तु की गति के दौरान दो निर्देशांक बदले तो द्विविमीय गति कह देते हैं। और त्रिविमीय गति किसे कह देते हैं? यदि गति के दौरान तीनों निर्देशांक बदले तो त्रिविमीय गति कह देते हैं। ठीक है। कण की गति के प्रकृति के आधार पर तो इसमें देखो, पहला तो स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। दूसरा है घूर्णन गति, ये मैंने भी समझाया आपको, घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन। इसमें वस्तु एक किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष गोल गोल घूमती है, तो ये घूर्णन गति, चल के नहीं जाती। तीसरा है दोलन या कंपन गति। इसमें क्या होता है कि वस्तु जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिलती डुलती तो है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द कंपन करती रहती है। ये तो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है और ये निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, जैसे पेंडुलम का देखो, यहाँ से इधर जाता है, फिर वापस आता है, इधर जाता है, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, तो ऐसे ऐसे हिलता है ना? तो इसे कहते हैं दोलन या कंपन गति। तो ये गति के प्रकार हो गए। विशेष बात ये है, कौन सी गति पढ़ते हैं अपन? सापेक्ष गति। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष के लिए अपने को ब्रह्मांड में स्थिर बिंदु चाहिए, वो होता नहीं है। लेकिन हम निरपेक्ष किसे कह देते हैं? इन जनरल हम पृथ्वी के सापेक्ष की गई गतियों को ही निरपेक्ष कह देते हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं, होती नहीं। ठीक है, तो ये हो गई कहानी गति की। ठीक है, ये तो कहानी है सारी, कुछ चीजें तो पढ़ी नहीं है अपन ने, चीजें तो अब पढ़ेंगे अपन। देखो अगला पॉइंट है, देखो कुछ
गति को समझने के लिए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसे मैं कहता हूं की फैक्टर ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब है वो कितनी परिभाषाएं हैं जिनको समझने, मतलब गति को समझने के लिए जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कौन कौन से की फैक्टर हैं, ध्यान से समझते जाना। पहला की फैक्टर है दूरी, सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूरी को कहते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। दूसरा की फैक्टर है विस्थापन, इसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है चाल यानी स्पीड, और इसके दो पार्ट पढ़ेंगे अपन चाल के। कौन कौन सा? एक तो तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट और दूसरा अपन पढ़ेंगे औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। चौथा है बच्चों इसमें वेग यानी वेलोसिटी। वेग या वेलोसिटी, इसके भी अपन दो पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा? एक तो तात्क्षणिक वेग और एक औसत वेग। और पांचवा जो पार्ट है बच्चों वो है यहाँ पर, पांचवा जो की फैक्टर है वो है त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, ए डबल सी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके भी दो पार्ट पढ़ेंगे। कौन से? वही तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण। तो वास्तव में अपने को कितने की फैक्टर पढ़ने हैं? दो, चार, दो छह, ये सात और ये आठ। कितने की फैक्टर हो गए? आठ की फैक्टर हो गए जो हमें गति के बारे में पढ़ना है। इनको सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर अलग अलग गति में आगे अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये डेफिनेशन यदि नहीं होगी तब अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ग्राफ वगैरह में भी नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले इन की फैक्टर को पढ़ते हैं। कितने की फैक्टर हो गए? आठ। कौन से? एक तो हो गया दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरा हो गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तीसरा तात्क्षणिक चाल, चौथा औसत चाल, पांचवा तात्क्षणिक वेग, छठा औसत वेग, सातवां तात्क्षणिक त्वरण और आठवां औसत त्वरण। समझ में आई कहानी इतनी? चलिए पहला आज शुरुआत कर लेते हैं। एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं, दो को। एक तो दूरी को पढ़ लेते हैं कि विस्थापन को पढ़ लेते हैं। चलिए पहले दूरी को पढ़ लेते हैं, बाकी बात 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 में करते जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया दूरी यानी डिस्टेंस। पहला की फैक्टर पढ़ा रहा हूं। हेडिंग यदि आप लगाओ तो पहले ये बना लेना कि भाई ये की फैक्टर ऑफ काइनेमेटिक्स हैं ये वाले, और फिर पहला की फैक्टर लिख लो दूरी, डिस्टेंस। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या डेफिनेशन है?
कुल तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, ये दूरी यानी एक अदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि है। इसके लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए। MKS पद्धति में इसका जो मात्रक है, जो यूनिट है, जो इसका यूनिट है, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मीटर, है ना। दूरी को मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है? SI सिस्टम में मीटर काम में लिया जाता है। अब देखो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को कहा जाता है दूरी। समझ में आई बात? और दूसरा जो पार्ट है वो है इसमें विस्थापन। इसको भी पढ़िए। विस्थापन क्या चीज है बच्चों? विस्थापन की डेफिनेशन दी जाती है, गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ कि प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम या सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखो, गतिशील वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी, मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या बोला है? ध्यान से सुनो। गतिशील वस्तु कुल कितनी लंबाई तय करेगी, ये तो कहलाएगी दूरी। और गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहा जाएगा विस्थापन। एक एग्जांपल समझते हैं ताकि दोनों को समझ में आए अपने को। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, खाली मान ले रहा हूं, हालांकि चलो मैं इसके बारे में बता देता हूं, पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं विस्थापन की बात। पहली बात तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। दूसरी बात विस्थापन के बारे में, विस्थापन का मान तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। क्या कहानी है? विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता भाई? इसकी थोड़ी चलेगी, देखते हैं, बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं करता। देखो, मान लो कि कोई वस्तु इनिशियली यहां थी और अंतिम में यहां तक गई। सबसे पहले एक व्यक्ति ऐसे उस पर ट्रेवल करके गया, ये उसका पहला पाथ है। फिर उसने इस ट्रेवल को ऐसे ऐसे किया, घूमता फिरता यहां तक गया। और तीसरा उसने इस तरह से ट्रेवल किया, सीधा गया। ये दूसरा पार्ट है और ये मान लीजिए तीसरा पथ है। मैंने तीर के निशान लगा के दिखाएं कि पहला पथ किधर से ट्रेवल करके गया, दूसरा पथ किधर से ट्रेवल करके गया और तीसरा पथ किधर से ट्रेवल किया गया है। साफ साफ दिख रहा है कि तीनों पथों में उसने अलग अलग लंबाइयां तय की, यानी उसकी दूरी तो अलग अलग है। दूरी का मान तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, वो वहां नहीं लिखा, लेकिन समझ लो, दूरी का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन का मान तय किए गए पथ पर निर्भर करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? तो देखो भैया, हमें तो यहां से यहां के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी होती है ना।
न्यूनतम दूरी तो एक ही हो सकती है, कौन सी? ये सीधी वाली दूरी न्यूनतम होती है, न्यूनतम दूरी कह दो चाहे सीधी दूरी कह दो। तो पहले का भी विस्थापन, दूसरे का भी विस्थापन और तीसरे का भी विस्थापन सेम आएगा। हाँ, बशर्ते उनकी लंबाई अलग अलग है, लेकिन विस्थापन तो सेम ही आएगा। क्यों भाई, क्यों आएगा विस्थापन सेम? क्योंकि साफ साफ बात है, न्यूनतम दूरी चाहे इधर से गया तो भी न्यूनतम दूरी यही निकलेगी, ऐसे घूम के गया तो भी न्यूनतम दूरी यही निकलेगी, है ना? तो न्यूनतम दूरी में कोई चेंज नहीं है, न्यूनतम दूरी उतनी रहेगी, इसलिए विस्थापन का मान तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात, आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे, विस्थापन का मान या तो दूरी से छोटा होता है या दूरी के बराबर होता है, दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। देखो इस ऊपर वाले डायग्राम में, इसमें पहले वाले पाथ को ट्रेवल करे तो विस्थापन तो छोटा है, दूरी बड़ी है। तीसरे वाले को ट्रेवल करे तो दूरी बड़ी है, विस्थापन छोटा। तीसरे वाले को ट्रेवल करे तो विस्थापन और दूरी बराबर है। और दूसरे वाले को ट्रेवल की अपन बात करें, इस विधि से गया हो दूसरे वाले पथ को, देखो ध्यान से, उधर से गया हो तो लंबाई ज्यादा है, यानी दूरी ज्यादा है और विस्थापन कम है, तो विस्थापन का मान दूरी से छोटा ही होगा या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है, कभी भी दूरी से बड़ा विस्थापन नहीं हो सकता। ठीक है, दूरी से बड़ा नहीं हो सकता विस्थापन, छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आई इतनी बात? चलिए, तो ये आज हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है, एक तो दूरी है और एक विस्थापन है। तो इसका एक क्वेश्चन अपन आज करेंगे और बाकी इसके कल क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 10 मीटर उत्तर में जाता है, चला गया, अपने को क्या लेना देना। फिर 10 मीटर पूर्व में जाता है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है, दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। व्यक्ति का विस्थापन व दूरी ज्ञात करो। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले यहां गया, पहले उत्तर में गया। उत्तर का मतलब समझते हो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 10 मीटर उत्तर में गया, बिंदु आई से ए गया, फिर ए से बी गया, या फाइनल ए से एफ गया, 10 मीटर गया। तो ध्यान से देखो, यदि मैं कुल दूरी की बात करूंगा तो दूरी, कुल लंबाई जाननी है तो आई से लेकर ए और ए से लेकर एफ तक, तो कुल दूरी कितनी आएगी? 10 मीटर प्लस 10 मीटर आएगी, यानी कि कुल दूरी आएगी जवानों 20 मीटर। कहानी खत्म, कुल दूरी समझ में आई। लेकिन यदि विस्थापन पूछे तो विस्थापन में तो देखो आपको ये निकालना है, ये रही इसकी न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी। सीधी दूरी न्यूनतम दूरी होती है। तो ये जो डॉटेड बनाया ना, जो नीले अक्षर में अपन ने जो लाइन बनाई है, ये इसका विस्थापन है। कैसे निकलेगा? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, पहले भी यूज किया हुआ, ये इसका कर्ण है, तो यहां से निकल जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से ये डी आ जाएगा, कितना डी आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100। तो इसका मान आएगा बच्चों, डी का मान 10√2 मीटर। हालांकि ये विस्थापन का केवल मान है, दिशा नहीं है। दिशा भी यदि इसके ऊपर बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, 45 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ बच्चों आज की क्लास का कहानी। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कौन कौन सी चीजें। हमने पहले पढ़ा कि गति की क्या होती है, काइनेमेटिक्स क्या होती है। उसके बाद हम गए किस चीज पर? फिर हम गए विराम और गति किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? सापेक्ष बिंदु के आधार पर निर्धारित की जाती है ना? सापेक्ष बिंदु के आधार पर निर्धारित की जाती है। और उसके बाद में हमने बात की थी कि ये सापेक्ष बिंदु कोई भी हो सकता है। और निरपेक्ष गति किसे कहते हैं?
यदि आपने गति का निर्धारण किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष किया है जो ब्रह्मांड में स्थिर हो पूर्णतः, उसे उस गति को निरपेक्ष कह देते हैं। लेकिन ऐसा कोई बिंदु होता नहीं, यानी निरपेक्ष गति होती नहीं। हम अमूमन किसके सापेक्ष कैलकुलेट करते हैं? पृथ्वी के सापेक्ष कैलकुलेट करते हैं, ये फिक्स है। पृथ्वी को हम स्थिर की तरह मान लेते हैं, तो पृथ्वी के सापेक्ष की गति को तो हम इन जनरल निरपेक्ष कह देंगे, है ना। पहले आदमी की दूसरे आदमी के सापेक्ष, दूसरे आदमी की 10वें आदमी के सापेक्ष, है ना। अ, सड़क पर खड़े आदमी की बस वाले के सापेक्ष, बस वाले आदमी की ट्रेन वाले के सापेक्ष, ये सारी होगी सापेक्ष गतियां। और यदि पृथ्वी की गति की बात करूं, जैसे फिलहाल आप बैठे बैठे अपनी क्लास ले रहे हैं, तो आप स्थिर हैं। किसके सापेक्ष स्थिर हैं? पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हैं। और इसलिए आपको मैं कहूंगा कि आप निरपेक्ष रूप से स्थिर हैं। हालांकि मैंने निरपेक्ष कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने कैलकुलेट पृथ्वी के सापेक्ष किया है, लेकिन पृथ्वी को स्थिर मानने के कारण मैं आपको निरपेक्ष रूप से स्थिर बता सकता हूं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे आएंगे, कल आएंगे, फिर से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक के साथ, जहां अपन एग्जैक्टली फिलहाल अपन की फैक्टर पढ़ रहे हैं ना। ये देखो, दूरी, विस्थापन, चाल, औसत चाल, दार्शनिक वेग, औसत वेग, जिसमें से दो डेफिनेशन अपन ने आज पढ़ ली। कल इन दूरी और विस्थापन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। दूरी और विस्थापन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे अपने को इनका और फील आएगा कि दूरी वास्तव में क्या होती है, विस्थापन वास्तव में क्या होती है, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, किस बात पर निर्भर करती है, किस बात पर नहीं करती, विस्थापन और दूरी में क्या रिलेशन होता है, वगैरह वगैरह। ये आज बेसिक क्वेश्चन किए। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर से मिलते हैं।